नमस्कार मित्रों, कथा कथन में आज आपके समक्ष प्रस्तुत है मनोरंजक और हल्की फुल्की कहानियाँ लिखने में सिद्धहस्त लेखिका डॉक्टर संगीता झा की लिखी हुई कहानी अक्षय तृतीया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डॉक्टर संगीता झा जी हैदराबाद की एक प्रसिद्ध एंडोक्राइन सर्जन हैं, लेकिन साथ में वो हिंदी की एक स्थापित और लोकप्रिय लेखिका भी हैं। तो सुनिए मेरी आवाज़ में उनकी कहानी अक्षय तृतीया। इस साल 19 अप्रैल की अक्षय तृतीया है। कोई मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं है। बोल दो अपने ससुराल वालों को कि हम तैयार हैं शादी के लिए। लड़का तो हमारा मुफ्त में हथिया लिया, अब कम से कम शादी का दिन तो हमारा तय किया हो। अक्षय तृतीया, नहीं तो फिर कभी नहीं। ये अमीय के पापा परिमल वाजपेयी चिल्ला रहे थे और अमीय के दिमाग में घूम रहा था कि कैसे कहूँगा रितु से। 19 अप्रैल को सिर्फ 15 दिन बाकी हैं। उसकी माँ के सिवाय उसके घर में कोई नहीं है जो तैयारी करे। भले समय उनका बुरा हो, पर रितु नमिता आंटी की अकेली बेटी है। रितु और अमीय का बचपन का प्यार था। दोनों किंडरगार्टन से 12वीं तक एक ही साथ पढ़े थे। अमीय 12वीं के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लखनऊ से इलाहाबाद NIT चला गया और रितु ने लखनऊ से ही फिजिक्स में MSc की। दोनों परिवारों में पहले काफ़ी एका था, लेकिन रितु के पापा की मृत्यु के बाद तो अचानक सब बदल गया। परिमल वाजपेयी यानी अमीय के पापा को लगने लगा, क्या रखा है मिसेस जायसवाल के पास, ना ही जात के ब्राह्मण और ना ही पास में पैसा। रितु के पापा को कैंसर हो गया था। उन्हें बचाने के लिए नमिता आंटी यानी रितु की मम्मी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था। उनकी एक एक सांस का दाम 1 लाख रुपए था, लेकिन फिर भी वो उन्हें बचा नहीं पाई। गोमती नगर का घर बेच उन्होंने शहर से दूर तेली बाग में एक छोटा सा घर ले लिया था। नमिता आंटी एक प्ले स्कूल में पढ़ाती थीं और दोनों माँ बेटी मिलकर शाम को एक कोचिंग क्लास चलाते थे, जिससे रितु के कॉलेज फीस और घर के खर्च के बाद थोड़ी सेविंग हो जाती थी। अमीय और रितु का प्यार समय के साथ बढ़ता ही गया। अमीय कॉलेज की फ़ीस और जेब खर्च के बाद भी कुछ पैसे बचाता और अपने रूममेट शारिब के अकाउंट से रितु को यदाकदा पैसे भेजा करता था, क्योंकि उसके पापा हमेशा उसका अकाउंट चेक करते और फिर पैसे डालते। वो अपने रूममेट को रोज़मर्रा के खर्चों के लिए अकाउंट से पैसे निकाल कर देता और 3 महीने में एक बार दोस्त के अकाउंट से पैसे रितु को भेज देता। सब कुछ बड़ी सावधानी से हो रहा था, लेकिन एक बार रितु का अकाउंट स्टेटमेंट नमिता आंटी के हाथों पड़ गया। उनके तो हाथ पैर सुन्न हो गए कि इस लव जिहाद की दुनिया में शारिब मोहम्मद खान के अकाउंट से रितु के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र। ये स्टेटमेंट उनके हाथ में उसी बैंक के मैनेजर ने दिया था जिसकी बेटी को रितु ट्यूशन पढ़ाती थी। उनके आग्रह करने पर मैनेजर ने तुरंत इलाहाबाद के मैनेजर से बात कर शारिब का फ़ोन नंबर लिया और कॉल किया तो शारिब के हाथ पैर फूल गए। उसी शाम शारिब और अमीय दोनों एक साथ लखनऊ आए, नमिता आंटी से मिले और पूरी बात का खुलासा किया। तब जाकर नमिता जी को चैन आया, लेकिन उन्होंने अमीय को समझाया, तुम लोग भी ना बड़े नासमझ हो, 1000-2000 रुपयों के लिए इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। सोचो, अगर शारिब के पेरेंट्स उसकी स्टेटमेंट देखें तो उन्हें भी तो मेरी ही तरह बड़ी परेशानी होगी। बदनाम तो रितु ही होगी। देखते नहीं टीवी में रोज़ क्या क्या दिखाते हैं। इतने भी गरीब नहीं हैं हम, प्लीज़ ये सब बंद कर दो। अमी और रितु का प्यार परवान चढ़ता रहा। दोनों ने कई बार एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर निभाने की कस्में खाईं। इन सबसे वाजपेयी दंपति बिल्कुल अनजान थे। अमिता जी यानी अमीय की मम्मी को रितु पसंद तो थी, पर पुराने पड़ोसी की बेटी के रूप में, ना कि भावी बहू के रूप में। बेचारी नमिता जी तेलीबाग शिफ्ट हो जाने के बाद एक बार भी गोमती नगर नहीं आई, और अमिता जी भी उस सो कॉल्ड डाउन मार्केट एरिया यानी तेलीबाग के कहाँ चक्कर लगाती। और परिमल जी तो परिमल जी थे। बीच में कई बरस की खाई आ गई थी। कभी घर में उन माँ बेटी का जिक्र भी नहीं छिड़ा। बेटे ने इंजीनियरिंग ख़त्म कर लखनऊ IIM में ही मैनेजमेंट कोर्स ज्वाइन किया। अमीय का लखनऊ में रहना तो उनके प्रेम के लिए मानो सोने पर सुहागा था। प्रेम भी परवान चढ़ता गया। अक्सर अमीय माँ से कहता, आज मैं रात को देर से आऊँगा, खाना भी बाहर ही खाऊँगा।
अमिता जी कहाँ समझ पाती कि ये दोस्त तो रितु है और खाना अमिया के बचपन की आंटी नमिता के हाथ की बनी पूरी और मटर आलू हैं। वो भी कहती, ठीक है जा, पर अब जितने दिन लखनऊ में है तब तक तो हमारे साथ खाना खाया कर। घर में तूफान तो तब मचा जब उसका कैंपस इंटरव्यू में मॉर्गन स्टैनली में सिलेक्शन हुआ और बेंगलोर जाने की बात हुई। दोनों पति पत्नी यानी वाजपेयी दंपत्ति ने शादी करके ही अमिया को बेंगलोर जाने की बात की। अंधा क्या चाहे दो आँखें। अमिया तो जैसे इसी पल का इंतज़ार कर रहा था। उसने भी अपना फरमान सुना दिया। यस, आप लोगों ने तो जैसे मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी आपसे यही बात करने वाला था। मैंने लड़की पसंद कर ली है। परिमल जी के मुंह के बीच फंसा पकौड़ा नीचे जा गिरा और आवाज़ आई, कौन? अमिया ने जवाब दिया, इतने सख्ते में आने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं उसे, मेरी बाल सखा रितु। परिमल जी दहाड़ने लगे, वो कंगले जाए सवाल? साले शराब बनाने वाले, हमारी नाक काटने का पूरा इंतज़ाम कर रखा है तुमने। अमिता जी ने पिता पुत्र के इस विवाद को ठंडा करने के लिए वीटो डालते हुए कहा, बस अब कोई बात नहीं, पहले गरम गरम पकौड़े तो खाओ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। घर में करीब 2 दिनों तक कोल्ड वॉर चलता रहा। अमिया ने 2 दिन तक न घर पर खाना खाया और न ही अपने माँ पापा से बात की। उसके बाद पता नहीं क्यों, शायद अमिता के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए परिमल ने अक्षय तृतीया के दिन शादी का फरमान सुनाया। अमिता जी तो सख्ते में आ गईं। उन्हें पूरा अपना गुजरा हुआ कल याद आ गया। लगता है जैसे अभी हाल की ही तो बात हो। ठीक 30 साल पहले अक्षय तृतीया के 10 दिन पहले उनके ससुर सूर्य नारायण वाजपेयी जी भी इसी तरह दहाड़े थे। हम कान कुब्ज और वो सरयू पारी, नई रीत चला रहे हो। इतने घरों से रिश्ते आ रहे हैं और महाराज चले अपनी लुगाई खुद लाने। पता नहीं परिमल लड़े या नहीं, पर सारा मामला रुक गया। अमिता जी खुद भी ओंकारनाथ पांडे की बेटी थीं, जिनका रुतबा किसी से कम नहीं था। उनके पिता गुजरात के अंबुजा नगर में अंबुजा सीमेंट में सेक्शन ऑफिसर थे। वहीं परिमल के पिताश्री भी पापा से 2 ओहदे ऊपर थे, लेकिन दोनों का यूपी कनेक्शन होने से दोनों परिवारों में दोस्ती भी थी। अमिता जी की माता श्री चंद्रकला और परिमल की माता कमला जी की बड़ी दोस्ती थी। दोनों घरों में रसोई में बनने वाली हर नई सामग्री का आदान प्रदान होता था। अमिता 2 भाइयों की अकेली बहन थी, बड़ी लाडली थी, अपने पापा की इकलौती जो थी। माँ जब भी अनुशासित करने की कोशिश करती, पापा वीटो लगा उसे और शह देते। फैक्ट्री की तरफ से बड़ा बंगला और साथ ही उससे लगा बड़ा सा सर्वेंट क्वार्टर था। अमिता जी के सर्वेंट क्वार्टर में बिहार से आया मजदूर बंशी, उसकी पत्नी काशी, 2 बेटियां नीरा और हिना रहते थे। बंशी फैक्ट्री और उनके घर के बीच सैंडविच बना रहता था। काशी घर के कामों में माँ की मदद करती थी। नीरा तो जैसे अमिता जी की चाबी वाली गुड़िया या कहिए शोले के गब्बर की नाच बसंती नाच की तरह किरदार निभाए हुए थी। हिना बहुत छोटी थी। फैक्ट्री के परिसर में 2 स्कूल थे, एक कॉन्वेंट जो ऑफिसर के बच्चों के लिए और दूसरा गुजराती मीडियम स्कूल जो मजदूरों के बच्चों के लिए था। नीरा जैसे ही स्कूल से घर आती, किसी तरह कपड़े बदल मुंह में कुछ ठूंस अपनी मालिकिन अमिता की सेवा में हाजिर हो जाती। उस बचपने में कितनी अक्षय तृतीयाँ आईं, बिना मुहूर्त निकाले कितनों के विवाह हुए, लेकिन हर साल घर पर अमिता गुड्डे गुड़िया का विवाह रचाती। किसी साल अमिता का गुड्डा तो कभी नीरा का गुड्डा। हर बात हर बरस होती कि शादी टूट जाती। जब ये गुड्डे की माँ होती तो बारात लौटा ले जाती कि नीरा ने अपनी बेटी के दहेज में कुछ दिया नहीं, या कहती कि हम भिखमंगों की लड़की नहीं ब्याहते। अपनी सहेलियों और दोस्तों, जिसमें बचपन के परिमल भी शामिल रहते थे, के साथ एक सुर में गाती, नीरा नीरा डर्टी वाटर, घर में बैठी रह गई डॉटर। जब लड़की यानी गुड़िया की माँ बनती तो नीरा के गुड्डे की बारात वापस कर देती और कहती, कभी सुना है मालकिन की बेटी और नौकरानी का बेटा? भला ऐसा बेमेल रिश्ता कभी होता है? इस बार गाना रहता, आरी बारी बेशर्म बिहारी, पकड़ो अपने दोनों कान, मत देखो सपने में अपने मेरा परिस्तान। नीरा का परिवार बिहार के गांव से था। पहले ज़बरदस्ती सबसे शादी की तैयारी करवाती और उसके बाद ये तमाशे। बेचारी काशी और नीरा को आशा रहती, इस बार अम्मी बेबी जी ऐसा नहीं करेंगी।
चंद्रकला जी भी बहुत परेशान रहती और बेटी को समझाती, ये तुम कैसा खेल खेलती हो, गरीबों का दिल दुखाती हो, ऊपर वाला गरीबों को सताने वालों को कभी माफ़ नहीं करता। पति चिल्लाते, कैसी माँ हो तुम, क्या हुआ, खेल ही तो है सब, कौन सा सच है ये सब। जिंदगी ने भी इस अमिता से अजब खेल खेला। समय के साथ उनके और परिमल में नज़दीकियां बढ़ गईं और दोनों ने साथ मरने जीने की कस्में खाईं। जब ये बात परिवार वालों को मालूम चली तो वाजपेयी खानदान पर जैसे बम गिर गया। ठीक जैसे आज परिमल चिल्ला रहे थे, उनके पिता दहाड़े थे। जैसे वो अपने गुड्डे की बारात वापस ले जाती थी, उसी तरह अमिता जी के रिश्ते को ठुकराया गया था, ठीक अक्षय तृतीया के दिन, और उनके घर में मातम पसर गया था। उसके बाद अमिता और परिमल अपनी बात पर अड़े रहे तो बड़े ही आनन फानन में, बिना किसी बाजे गाजे के, चुपचाप दोस्तों और अमिता जी के भाइयों की उपस्थिति में आर्य समाज में उनका विवाह संपन्न हुआ। ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उनके अंदर की दम्भी अमिता उसी दिन मर गई और आज तक वो अपने बचपन की नीरा के संपर्क में हैं और यदा कदा उसकी मदद भी करती रहती हैं। लेकिन जो दर्द दिया वो तो मौत के साथ ही जाता है। शादी के बाद परिमल काफ़ी बदल गए और अपने पिता की बोली बोलने लगे थे। अमिता जी को ससुराल में किसी का सपोर्ट मिला तो वो थी उनकी सास कमला आंटी, जिन्होंने उन्हें कभी कोई उलाहना नहीं दिया। शादी के बाद की हर अक्षय तृतीया उनके घावों को कुरेद देती और उन्हें बचपन में उनके द्वारा की गई शैतानियत छुरी की तरह भीतर से झकझोर देती। और साथ ही याद आता परिमल के पिता द्वारा उनके पिता का किया गया अपमान। आज बरसों बाद परिमल के मुंह से अक्षय तृतीया मुहूर्त सुन उनके दिमाग की घंटियां बज गईं। उन्होंने प्यार से बेटे को पास बुलाकर कहा, ऋतु बहुत अच्छी लड़की है, मैंने उसे गोद में खिलाया है, मुझे बहुत पसंद है। नमिता भी मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं। मैं कल ही तुम्हारे साथ गुड़िया से प्रिंसेस बनी ऋतु से मिलने चलूँगी। तुम्हारी ज़िंदगी में वही होगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारी शादी उसी दिन उसी जगह होगी जहाँ नमिता और ऋतु चाहते हैं। इस घोषणा के बाद उनकी धड़कनें तेज हो गईं और उन्होंने खुद को इतना मजबूत पाया जिसकी कल्पना परिमल ने कभी सपने में भी नहीं की थी। अगले ही दिन बड़ी शान से बेटे के साथ वो नमिता जी से मिलने गईं। उन्हें आश्वासन दिया, ऋतु की जो मर्जी है वही होगा। तुम अपनी तैयारी में जो भी करना चाहती हो करो, समय लो, तुम लोगों की मर्जी ही सर्वोपरि है। नमिता जी शादी अगले साल फरवरी में करना चाहती हैं क्योंकि उन्हें समय भी मिल जाएगा और फरवरी में लखनऊ का मौसम भी बहुत खुशनुमा रहता है। इस बार 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया थी। बस उन्हें बचपन की शैतानियत और अपना रिश्ता लौट जाने का रंज नहीं था, बल्कि खुद पर गर्व था कि उन्होंने एक माँ और बेटी को शर्मिंदा होने से बचा लिया। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी अक्षय तृतीया। कमेंट में लिखकर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।